बच्चों, आज हम अपना नया पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। इसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। यह रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है। रघुवीर सहाय द्वारा लिखे गए इस पाठ को पढ़ने से पहले हम कुछ उनके जीवन के बारे में जानते हैं, कुछ उनके साहित्य के बारे में जानते हैं। तो रघुवीर सहाय द्वारा मुख्य रूप से जो काव्य संकलन किए गए उसमें से जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो हैं जैसे सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध और हंसो हंसो जल्दी हंसो। और भी बहुत से इनके काव्य संकलन हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। रघुवीर सहाय के जीवन के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम जानते हैं उनके जन्म के बारे में। उनका जन्म जो है 9 दिसंबर सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु जो है 30 दिसंबर 1990 में दिल्ली में हुई। इनका विवाह विमलेश्वरी सहाय द्वारा सन 1955 में हुआ। ये एक साहित्यकार और पत्रकार दोनों ही रूप में बहुत प्रसिद्ध रहे। अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने MA किया लखनऊ विश्वविद्यालय से सन 1951 में। साहित्य सृजन के क्षेत्र में वो 1946 में आए और पत्रकारिता की शुरुआत जो है उन्होंने दैनिक नवजीवन नामक पत्रिका से की, जो कि 1949 से की। उन्होंने सांस्कृतिक संवाददाता तथा उपसंपादक के रूप में कार्य आरंभ किया सन 1951 में और 1951 में ही ये दिल्ली आ गए और वहाँ पर प्रतीक नामक पत्रिका के सहायक संपादक के रूप में उन्होंने कार्य किया। आकाशवाणी के समाचार विभाग में भी ये उपसंपादक पद पर आसीन रहे। हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स और दिनमान के से भी ये संबंधित रहे। इनके द्वारा लिखी गई जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें एक तो उनकी जो रचनाएं हैं वो दूसरा तार सप्तक जो है उसके अंदर ज़्यादा प्रकाशित हुई हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कविता संग्रह में सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। और कहानी संग्रह जो है इनके वो है रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध संग्रह दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, भंवर, लहरें और तरंग, अर्थात यथार्थ का अर्थ आदि। इनके द्वारा अनुवाद भी किया गया। इन्होंने शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का बर्नम बन के नाम से अनुवाद किया। रघुवीर सहाय जो है वो हिंदी की समकालीन कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, अर्थात समकालीन कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनके साहित्य में पत्रकारिता और उनकी पत्रकारिता का साहित्य का प्रभाव, मतलब साहित्य जो उनका लिखा हुआ साहित्य है उस पर पत्रकारिता का प्रभाव देखने को मिलता है और इसी प्रकार से उनकी पत्रकारिता पर भी साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि इन्होंने अभी हमने पहले ही पढ़ा है कि इन्होंने सांस्कृतिक संवाददाता के रूप में भी कार्य किया। पत्रकार के रूप में तो कार्य किया ही, सांस्कृतिक संवाददाता के रूप में भी कार्य किया। सांस्कृतिक संवाददाता जो होगा वो कहीं ना कहीं संस्कृति से यानी साहित्य से ही जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके साहित्य में पत्रकारिता का प्रभाव और इनकी पत्रकारिता में साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है। उनकी जो रचनाएं हैं वो आज़ादी के बाद विशेष रूप से सन 60 के बाद के भारत को चित्रित करती हैं, तस्वीर को समग्रता से पेश यानी पूर्ण रूप से पेश करती है। उसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सारी पृष्ठभूमि जो है देश की दिखाई गई है तथा अन्य मानव संबंधों की खोज जो है वो इस कविताओं के माध्यम से इन्होंने की है। इन्होंने गैर बराबरी, अन्याय और गुलामी इसका विरोध किया है। उनका समूची काव्य यात्रा का केंद्रीय लक्ष्य ऐसी जनतांत्रिक व्यवस्था की निर्मित है, मतलब ये चाहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था समाज में बने जिसमें कि शोषण, अन्याय, हत्या, आत्महत्या, विषमता, दास्ता, राजनीतिक संप्रभुता, जाति धर्म में बटे हुए समाज आदि के लिए कोई स्थान, अर्थात लोगों के बीच में किसी प्रकार का भी कोई धार्मिक, सामाजिक कोई भी भेदभाव ना हो। जिन आशाओं और सपनों में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उन्हें साकार करने में जो बाधाएं आ रही हैं उनका निरंतर विरोध ये अपने काव्य के माध्यम से करना चाहते हैं और उन्होंने उसको करने का प्रयास भी किया है। जैसे कि इनकी कुछ समकालीन कविता
के हम प्रमुख कवि के रूप में इन्हें जानते हैं, मान रहे हैं। तो इनकी कुछ कविताएं हैं जिनसे कि हमें पता लगता है कि ये फटेहाल ज़िंदगी का इन्होंने अपनी उन कविताओं में चित्रण किया है। महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी किस प्रकार की है उसके बारे में इन्होंने सब बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है। जैसे वो कहते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। दूसरी तरफ वो एक और बात कहते हैं कि हे पुरुष, एक ही प्रार्थना है तुमसे, यह हमारी दुनिया औरतों के हाथों में दे दो अगर तुम सुरक्षित रखना चाहते हो इसे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। अब हम अपनी कविता आरंभ करते हैं जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार किया गया है और उसे बड़ा ही दुर्बल, असक्षम दिखाने का प्रयास किया गया है। परंतु ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे समाज में देखने को मिलते हैं, हर क्षेत्र से संबंधित हैं, जिन के कारण जो है समाज में मतलब उन्होंने अपने कार्यों से बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की है। जैसे कि अभी आप चित्र में देख सकते हैं, स्टीफन हॉकिंग्स प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिनकी अभी पिछले साल ही मृत्यु हुई है। ये बचपन से ही 70 से 80% तक जो है वो अपाहिज थे, परंतु फिर भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्र जैन पार्श्व गायक रहे हैं, ये भी आंखों से अंधे थे। सुधा चंद्रन, इनकी एक टांग जो है टांग से लाचार थी हैं, परंतु कितनी अच्छी फिर भी नृत्य बहुत अच्छा करती थी, नृत्यांगना रही हैं ये। तो इस प्रकार से किसी की अपाहिजता का मजाक जो है इस समाज में नहीं उड़ाना चाहिए। व्यक्ति के अंदर हर कोई अपने अपनी प्रयासों से वो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, परंतु इस पाठ के माध्यम से लोगों की अपाहिजता का मजाक उड़ाया गया है, क्रूरता दिखाई गई है इस प्रकार की। देखिए, यह वह अपाहिज जो एक बंद कमरे में स्टूडियो में बुलाया जाता है, कमरे के सामने उससे सवालों की बौछार कर दी जाती है, वह उसके सुख दुख को असहज रूप से कुरेद कुरेद कर बाहर लाना चाहता है। कौन? साक्षात्कार लेने वाला, जिससे अपाहिज रो पड़े और वह उसकी रोती हुई आंखों को कैमरे पर बड़ा बड़ा करके दिखाकर दर्शकों की सहानुभूति प्राप्त कर सके। कौन प्राप्त कर सके? जो कैमरे वाला है, मतलब वो साक्षात्कार लेने वाला है, उसे उस अपाहिज व्यक्ति के दुख को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है और उससे लोगों की सहानुभूति बटोरनी है, ताकि उन्हें ये सहानुभूति मिले कि ये मतलब ये कितना अच्छा चैनल है, कितना अच्छा प्रोग्राम है जो लोगों के दुख दर्द को दूसरों के सामने लेके आता है, दूसरे के दुख दर्द को कितना समझता है। दर्शक भी मानो यही देखना चाहते हैं कि अपाहिज अपने आप को समाज में सबसे कमज़ोर तबके के रूप में प्रस्तुत करे। यदि अपाहिज स्वयं को समर्थवान या सफल साबित कर देगा तो फिर दर्शकों की आशाओं पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि दर्शक भी अपाहिज को दुखी, त्रस्त और जीवन से हारा हुआ ही देखना चाहते हैं। अपाहिज के प्रति यही पूर्वाग्रह है, मतलब ये हमारे मन में एक बात बैठी हुई होती है कि जो अपाहिज व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो ऐसा पूर्वाग्रह, ऐसा मन में पहले से ही ठान लेना, सभी के ये सब बातें जो हैं सभी के मस्तिष्क में बैठी हुई होती हैं। पत्रकार की मानसिकता है कि यदि कार्यक्रम में अपाहिज अपने आप को अशक्त, दुखी और त्रस्त नहीं दिखा पाएगा तो भला इस साक्षात्कार की असफलता होगी। तो जो साक्षात्कार लेने वाला है वो ये सोचता है कि अगर अपाहिज व्यक्ति का दुख हम लोगों के सामने प्रकट करके लोगों के अंदर सहानुभूति प्रकट नहीं कर पाएंगे, और वो सहानुभूति कब आएगी? जब वो अपना दुख प्रकट करेगा, जब वो रोएगा, लोगों के सामने गिड़गिड़ाएगा, अपने आप को अशक्त बताएगा, मतलब वो शक्तिवान ना होकर दुर्बल दिखाएगा, तो उससे जो है उनका प्रोग्राम से को देखने से लोगों के मन में सहानुभूति पैदा होगी, और जिससे कि वो मानते हैं कि इससे ही हमारा ये जो साक्षात्कार है वो सफल होगा और इससे हमारी टीआरपी बढ़ेगी। मतलब क्या है कि उससे हमारे चैनल की प्रसिद्धि बढ़ेगी। अब बात आई है टीआरपी की। ये टीआरपी होती क्या है? टीआरपी क्या है? देखिए, टीआरपी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट कहते हैं इसे। टीआरपी एक ऐसा उपकरण या टूल है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि टीवी पर प्रोग्राम या टीवी चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। समझ में आई टीआरपी क्या होती है? अब आगे देखिए कि पत्रकारिता जगत में व्यवसायीकरण के कारण उपजी घोर अमानवीयता को एवं नैतिकता में हो रहे ह्रास को दिखाना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। कि
पत्रकारिता जो है व्यवसायीकरण हो गया है उसका। लोगों का उद्देश्य सिर्फ मात्र पत्रकारिता के क्षेत्र में ये रह गया है कि वो लोगों के दुखों से लाभ कमाएं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उन्हें प्राप्त हो। तो ये इससे जो है लोगों के मन में अमानवीयता उपज जाती है, अर्थात लोग जो है बहुत ज़्यादा ही मतलब मानवीयता से हट जाते हैं, क्रूरता की हद तक चले जाते हैं, एवं नैतिकता का ह्रास हो रहा है। लोगों का जो मूल्य है, हमारे जो वास्तविक मूल्य हमारे रहे हैं हमेशा हिंदू संस्कृति के, वो दिन प्रतिदिन इससे गिरते जा रहे हैं। समर्थ एवं सशक्त पत्रकार, यानी जो पूर्ण रूप से समर्थ है, शक्तिशाली है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, अर्थात जो अपाहिज नहीं है, वह व्यक्ति जो है किसी अपाहिज को स्टूडियो में बुलाता है और उसका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार लेता है। पत्रकार बताता है कि इस साक्षात्कार का उद्देश्य समाज की भलाई करना है, मतलब उसका वो ये दिखाना चाहता है कि मैं समाज की भलाई करना चाहता हूँ, ऐसे अपाहिज लोगों की भलाई करना चाहता हूँ, ताकि उनके दुखों को लोग देखें, समझे, जाने उसके बारे में और उनकी मदद करने को आगे आए। वह दिखावा करता है, वास्तव में वो क्या है, वो इसका दिखावा कर रहा है। वह साक्षात्कार के माध्यम से वह अपाहिज अशक्त लोगों के दुख दर्द को समाज के पटल पर रखना चाहता है, मतलब समाज के सामने, समाज की आंखों के सामने उनके दुख को, दर्द को लेके आना चाहता है, जिससे कि उनका भला हो। ये दिखाना चाहता है कि वो उनके दुख को लोगों के सामने लाकर उनका भलाई करना चाहता है। परंतु वास्तविकता क्या है, परंतु कवि कहना चाह रहा है कि पत्रकार का यह उद्देश्य कहीं खो जाता है। क्यों? क्योंकि वो साक्षात्कार करते हुए कहीं ना कहीं एक तो समय के साथ बंधित है कि इतने समय के अंदर ही मुझे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना है। दूसरी तरफ उसका उद्देश्य क्या है कि वो सहानुभूति प्रकट करके जो अपाहिज व्यक्ति है उसके दुख को प्रकट करवाता हुआ उसे भी रुला दे, और जो साक्षात्कार देख रहे हैं दर्शकगण हैं वो भी जो है उसको देखकर उस अशक्त व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति के दुख को देखकर सुनकर वो भी रो पड़े, जिससे कि हमारा कार्यक्रम रोचक बन जाए और लोगों के मन में उसके प्रति सहानुभूति प्रकट हो। वह अपाहिज के प्रति सहानुभूति न रखकर मात्र अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने हेतु पूरी योजना बनाता है, और इस कृत्य में यानी इस कर्म में वह अकेला नहीं है, अपितु एक पूरा समूह उसके साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात जो भी चैनल वाले हैं, कैमरामैन हैं या अन्य जो लोग हैं, वो भी सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं। वो भी कहीं ना कहीं एक अपाहिज व्यक्ति के दर्द को इस प्रकार से व्यवसायीकरण उसका कर रहे हैं। चलिए अब हम अपनी कविता आरंभ करते हैं। देखिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। उससे फिर पूछेंगे देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब क्या होता है, लेखक मतलब जो कवि हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक अपाहिज व्यक्ति के से उसकी विकलांगता पर प्रश्न करके उसके दुखों को कुरेदने के पीछे मूल उद्देश्य वास्तव में उस अपाहिज के प्रति सहानुभूति या हमदर्दी व्यक्त करना नहीं है, बल्कि उसके दुख का सार्वजनिक प्रदर्शन करके लोगों की करुणा एवं दया को भावनाओं को जागृत कर उसका व्यावसायिक लाभ उठाना है। मतलब ये जो सारा वो कर रहे हैं, वो जो साक्षात्कार हो रहा है, उसका उद्देश्य मात्र अपने व्यवसाय को लाभ पहुंचाना है, कहते हैं वो। अब क्या प्रश्न, अब क्या हुआ, देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। तो साक्षात्कारकर्ता कहता है कि हम जो है दूरदर्शन पर जोर जोर से बोलेंगे और हम समर्थ शक्तिवान, यानी हम समर्थ हैं, हम सक्षम हैं, हम हर काम कर सकते हैं, हम किसी प्रकार से कोई अपाहिज नहीं हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक दुर्बल बेचारे को, अपाहिज व्यक्ति को हम इस कैमरे के सामने लाएंगे, एक बंद कमरे में, उसे एक पहले बंद कमरे में बिठाया जाएगा। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? अब एक अपाहिज व्यक्ति से ये पूछा जाएगा कि क्या आप अपाहिज हैं? कितनी दयनीयता भरी है इस बात में कि एक अपाहिज व्यक्ति से ये पूछा जाए कि क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, और उससे अपाहिज होने का कारण पूछा जाएगा। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब हर किसी व्यक्ति को उसका अपाहिजपन दुखी देगा, उसकी विकलांगता दुखी देगी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई कमी होगी तो वो उसे दुख देगी ही। तो उससे पूछा जाता है
कि आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा, आपकी ये विकलांगता आपको कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाती होगी, तो कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। और जब वो इससे ऐसा प्रश्न पूछे जाएंगे बार बार लगातार, तो उसके मन पे इसके चेहरे पे ऐसे भाव आ जाते हैं जिससे कि वो अपने कैमरे में बंद करना चाहते हैं। तो साक्षात्कारकर्ता जो है कैमरामैन को कहता है उसे इशारा करके कि इसे बड़ा कर करके दिखाओ, इसे बड़ा कर करके दिखाओ, इसके चेहरे के भाव दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अब जब उसे पता है कि ये व्यक्ति विकलांग है और इसका दुख भी यही है, और जब उससे बार बार फिर यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं और फिर से उससे पूछता है कि हाँ तुम्हारा दुख क्या है, तुम्हारा कष्ट क्या है, क्या दुख है तुम्हें, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। उससे बार बार कहते हैं कि तुम अपना कष्ट अपना दुख बताओ, परंतु वो बेचारा कमज़ोर व्यक्ति, उसके अंदर इतना दुख प्रकट होता है कि वो मुंह से बोल भी नहीं पाता। वो अपने कष्ट में इतना डूब जाता है कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तो देखिए यहाँ पर लेखक कवि क्या कहते हैं कि फिर उसी तरह संवेदनहीन प्रश्नों श्रृंखला आरंभ हो जाती है, जैसे आपको क्या दुख है, आपका दुख कैसा है, जल्दी बताइए। कवि यहाँ पर व्यंग्यात्मक ढंग से यह इशारा करके देता है कि वह बता नहीं पाएगा। यहाँ पे लास्ट में कहा गया है ना कि वह बता नहीं पाएगा, तो ये व्यंग है कि उसका दुख इतना भर जाता है उसके अंदर कि वो अपने दुख को प्रकट नहीं कर पाता। वास्तव में जो दुखी होता है वह जल्दी जल्दी अपने दुख को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता। दुख को व्यक्त करना एक स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन यहाँ तो कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता का वास्तविक उद्देश्य अपने कार्यक्रम के व्यावसायिक दृष्टि से सफल लोकप्रिय बनाना है। जो पहले से ही दुखी है उसे बार बार उसके दुख एवं अक्षमता की याद दिलाना अत्यंत कष्टप्रद कथा है और वह बड़ा ही अमानवीय है। समझ में आ रहा है बच्चों? मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई समस्या आपको आ रही होगी। चलिए आगे हम पैराग्राफ का एक बार काव्य सौंदर्य कर लेते हैं कि ये कविता जो है, कविता की भाषा सहज सरल स्पष्ट है। जन्म सामान्य से प्रचलित खड़ी बोली के शब्दों को लेकर बातचीत की शैली में कवि ने एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे को पाठक वर्ग के सामने प्रस्तुत किया है। भाषा की मारक क्षमता अत्यधिक है। मारक क्षमता कैसे? मतलब भाषा के माध्यम से जो साक्षात्कार लेने वाला है वो अपाहिज व्यक्ति के ऊपर बार बार चोट कर रहा है। ऊपर से सीधी सादी एवं सामान्य से दिखने वाली भाषा अत्यंत गहरे व्यंग से युक्त है। व्यंग किस चीज़ का है? उससे पूछा जाता है कि क्या आप अपाहिज हैं? वो दिख रहा है अपाहिज है, क्या आप अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता हुआ, कितना बड़ा व्यंग है इसमें। तो जो समाज के प्रमुख स्तंभ मीडिया कर्मियों के वास्तविक चेहरे को बेनकाब करने में सक्षम है। बदली हुई जीवन स्थितियों में सामाजिक यथार्थ के विभिन्न पक्षों पर सजग टिप्पणी करना नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। यह बात यहाँ स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल में समझ आया होगा। बाकी हम कल करेंगे, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कल हम बाकी करेंगे। ओके, बाय।